यूरोप के बाद नेपाल से चीन को घेरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब भारत करेगा नेपाल से ड्रैगन पर करारा पलटवार। आईएसी विक्रांत के लिए आपस में भिड़े अमेरिका और फ्रांस। अब भारत में गरजेंगे राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यूरोप यात्रा के बाद अब नेपाल की यात्रा करने वाले हैं और नेपाल से ड्रैगन पर ऐसा पलटवार करने वाले हैं जिससे उसकी सातों पुश्तें याद रखेगी। दोस्तों, नेपाल में चीन के इशारे पर नाच रहे केपी ओली के सत्ता से जाने के बाद अब भारत ने भी इस हिमालयी देश में ड्रैगन पर करारा पलटवार करने की तैयारी को तेज कर लिया है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के ठीक बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा के बाद नेपाल की यात्रा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से पहले भारत ने चीन पर पहले ही एक बड़ा पलटवार किया है। जी हां, भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को नेपाल में राजदूत बनाने की तैयारी तेज कर दी है जो कि साउथ ब्लॉक में चीन के मामलों का विशेषज्ञ है। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में अभी औपचारिक ऐलान तो दोस्तों नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि कर दी है। सूत्रों ने यह भी बता दिया है कि नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। ऐसे में यह सीट अब खाली हो गई थी नेपाल में, जिसके बाद इनको नेपाल का नया राजदूत बनाया जाएगा। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने काठमांडू पोस्ट अखबार को यह भी बताया कि नवीन श्रीवास्तव के बारे में जो सूचना हमें मिली है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेपाल के अनुमति देने के बाद भारत सरकार नवीन श्रीवास्तव की नियुक्ति का ऐलान करेगी। जी हां दोस्तों, नेपाल में अब भारत बहुत ही अच्छी पकड़ बनाने जा रहा है, क्योंकि केपी शर्मा ओली की सरकार जाने के बाद नेपाल के अंदर भारत के पक्ष वाली सरकार आई थी और जिसने चीन के खिलाफ भी कई ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए थे जिससे ड्रैगन को कुछ नसीहत मिली थी। अब श्रीलंका के बाद भारत नेपाल के अंदर अपने पड़ोसी फर्स्ट की नीति को अपनाने जा रहा है। दोस्तों, नवीन श्रीवास्तव कंबोडिया और चीन में भी तैनात रह चुके हैं। इस समय नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशियाई डिवीजन के प्रभारी है, जो चीन, उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिणी कोरिया से जुड़े मामलों को देखते हैं। नेपाल और भारत दोनों देशों के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन की यात्रा पर नेपाल जाएंगे। नेपाली अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अगर काठमांडू नहीं आ पाते हैं तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा लुम्बिनी आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग जरूर होगी। और आपको पता है कि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे के समय कैसा बवाल करते हैं, उस देश को अपने देश में मिलाकर ही दम लेते हैं। और अब कुछ ऐसा ही नेपाल के साथ देखने को मिलेगा जिससे चीन की परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, नेपाल में देउबा सरकार के आने के बाद एक बार फिर से रिश्तों में सुधार आया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय पर अब नेपाल जा रहे हैं जब नेपाल इस समय अमेरिका बनाम चीन की प्रतिद्वंद्विता से घिरा हुआ है। चीन ने एमसीसी सहायता लेने पर नेपाल को खुली चेतावनी दी थी। इसके बाद भी नेपाल सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के ठीक बाद चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को नेपाल भेजा था और BRI को लागू करने पर जोर दिया था। इसके बाद नेपाल ने श्रीलंका के हालात से सबक लेते हुए लोन लेने से साफ मना कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल यात्रा करके पहले तल्ख हुए रिश्तों को फिर से मधुर बनाना चाहते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नवीन श्रीवास्तव की राजदूत के रूप में नियुक्ति करके भारत नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। वह भी तब जब शेर बहादुर देउबा की नियुक्ति के बाद चीन की नेपाल में पकड़ कमजोर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत दोनों को ही जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके नेपाल में लंबी योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल से चीन पर पलटवार कारगर साबित होगा? क्या चीन की पकड़ फिर कमजोर होगी? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय फौजियों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर।
दोस्तों, भारत में जो पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है उसका समुद्र के अंदर ट्रायल चल रहा है। आपको पता है कि इसका नाम है IAC विक्रांत। अब दोस्तों, भारत के इस महा हथियार की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस युद्धपोत पर 36 से 40 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। लेकिन इस समय चर्चा है कि फ्रांस का राफेल M यानी कि राफेल मरीन और अमेरिकी कंपनी बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच प्रतियोगिता चल रही है, क्योंकि भारत चाहता है कि इसमें MiG-29 के अलावा इन लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया जाए, जिसकी वजह से अलग अलग वैरायटी के भारत के पास फाइटर जेट इस युद्धपोत पर तैनात रहे। क्योंकि दोस्तों, यह समुद्र में चलता फिरता भारत का एक एयरबेस है, क्योंकि 36 से 40 लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है। अब दोस्तों, भारतीय सेना किस लड़ाकू विमान को चुनेगी यह तो बात की बात है, लेकिन हम आपको इन दोनों लड़ाकू विमानों का अंतर बताने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और फ्रांस दोनों भारत के साथ इस डील को फाइनल करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, डेसोल्ट का राफेल मरीन की अधिकतम गति 2 मैक है, यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसकी गति है 1.8 यानी कि 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है, वहीं सुपर हॉर्नेट की रेंज 3300 किलोमीटर है। ऐसे में यहां पर राफेल मरीन इससे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। वहीं राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग यानी कि आसमान में कितनी ऊंचाई पर यह उड़ सकता है वो 55,000 फीट है। वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट 50,000 फीट तक उड़ सकता है। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल विजेता है। सुपर हॉर्नेट जहां 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता है, वहीं राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर जाता है। राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पेन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट है, जबकि विंग स्पेन 44 फीट है। इसका वजन 14,552 किलोग्राम है, यानी हॉर्नेट ज्यादा वजनी है। फाइटर जेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई रेटिंग से तुलना की जाती है, जिसमें से BVR रेटिंग प्रमुख है। डसोल्ट राफेल मरीन को BVR रेटिंग 100 में से 90% है, जबकि सुपर हॉर्नेट की 83%। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 7.9 अंक। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 अंक तो हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। यानी तकनीक हॉर्नेट की अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल आगे है। अगर एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग, जबकि हॉर्नेट 10 में से 9, यानी यहां भी हॉर्नेट आगे निकल रहा है। मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में राफेल ज्यादा बेहतर है, उसे 10 में से 9.3 अंक मिलते हैं, जबकि सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 अंक मिलते हैं। रडार रेटिंग दोनों ही फाइटर जेट को एक बराबर रेटिंग मिली है। इसके अलावा दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड के मुताबिक भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें से 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल है। उनमें से 2007 में 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। राफेल मरीन यानी राफेल M में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे रिनफोर्स्ड अंडर कैरिज, नॉन व्हील, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेटेड CD आदि। राफेल M ने जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल्स भी दिए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। मीटियोर, स्केल्प और हैमर मिसाइलों को लगाने की बात चल रही है। F-18 सुपर हॉर्नेट की जांच प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी। इसके आधुनिक विमान ब्लॉक 3 ने कई हाई प्रोफाइल इसकी जंप पूरे किए हैं। ऐसे में दोस्तों, कईयों का यह मानना है कि भारत राफेल M को खरीदने वाला है, तो कई सुपर हॉर्नेट की बात कर रहे हैं। लेकिन यह वक्त बताइएगा, आपको क्या लगता है कौन सा फाइटर जेट भारत खरीदने वाला है? अपना विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।